ठीक है भाई, जय हिंद। तो अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स या मैट्राइसेस, जो भी बोलना हो, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स एक्चुअल में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का या नंबर्स का, है ना। तो अपन लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किन्हीं भी अपने पास जैसे मान लो कोई डेटा है ना, उस डेटा को अपन लोग रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे भाई? मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जब अपन लोग अरेंज करते हैं, तो जैसे कि मान लो कैपिटल ए इक्वल टू में ए आई जे, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है अपना एम क्रॉस एन, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ रोज उसमें एम है और कॉलम कितने हैं? एन है। डिटर्मिनेंट में क्या होता था? जितनी रो है उतने ही कॉलम होते थे। लेकिन इसमें ऐसा भी होगा कि दोनों रो और कॉलम सेम भी हो सकता है चेंज भी हो। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऑलवेज नंबर ऑफ रो इक्वल होते थे नंबर ऑफ कॉलम के। लेकिन मैट्रिक्स में चेंज भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं चेंज वाली चीजें देख लेता हूँ। मतलब नंबर ऑफ रो इसमें एम है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? एन है, ठीक है ना। अगर अभी मैं इसी चीज को लिखना चाहूँ तो स्क्वायर में लिखते हैं अपन लोग। एक चीज का और ध्यान रखना है, मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को अपन लोग सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो मॉडुलस की तरह दिखती है। तो जैसे ए आई जी है तो ए वन वन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए वन थ्री मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ऐसे ही एंड सो ऑन ए वन एन यानी कि फर्स्ट रो एन कॉलम। और हमारे पास टोटल एन कॉलम है। ऐसे ही अपन लोग यहाँ पे जाएंगे तो ए टू वन यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का, और ये लास्ट वाला हो जाएगा सेकंड रो nth कॉलम का। ऐसे ही सिमिलरली ये थर्ड रो हो गई, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का, और ऐसे ही एंड सो ऑन लास्ट वाला हो जाएगा ए थ्री एन यानी थर्ड रो nth कॉलम का। ऐसी रो बहुत सारी चलती चली जाएंगी। तो हमारे पास टोटल रो है कितनी? एम। तो अब हम mth रो में आ गए, लेकिन कॉलम तो फिलहाल फर्स्ट ही है ना, तो ए एम वन। ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब हम mth रो में आ गए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रो फिलहाल हमारे पास m है। तो ये mth रो फर्स्ट कॉलम हो गया। ऐसे ये जो है ना, ये जो पोजीशन होगी mth रो सेकंड कॉलम की है, और ये जो है ये mth रो थर्ड कॉलम की है, और ऐसे ही एंड सो ऑन। यहाँ पर जैसे ही हम आ जाएंगे तो ये mth रो तो है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया? n कॉलम हो गया, तो ए एम एन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है ना, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक। तो ये कहानी होगी। और हम ए आई जे मीन्स क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं। तो ए आई जे का मतलब ये होता है आईजेथ एलिमेंट, आईजेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, है ना। तो ये इसका मतलब होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया ए वन थ्री यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये होगा। जैसे मैं वहां पे बोल दूं ए फोर टू यानी फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? तो उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अपन लोग एक बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई मैट्रिक्स बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिक्स के एप्लीकेशन जो है ना वो काफी सिंपल से होते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाना भी नहीं होता, ठीक है ना। और जनरली इसका यूज भी अच्छा खासा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में दोनों सेम होते थे, नंबर सर ऑफ रो और साथ नंबर में ऑफ नोट कॉलम। करते हैं। हाँ नोट करते जाओ भाई साथ में, ठीक है ना। साथ में नोट करते जाओ, बाई चांस कुछ छूट जाए तो फिर रिकॉर्डिंग है ही, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 such that ए आई जे इक्वल टू में आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। मैं टफ वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिंपल वाले आप लोगों को जो है ना मिल जाएंगे और डीपीएस में और 12th क्लास की बुक में भी है। मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। बाकी देखो बहुत सिंपल वाले तुम लोग निपटा ही लोगे। आई इक्वल टू में जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर
i लेस देन j, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक 4x3 जो ऑर्डर है ना, उसका 3x4 जो ऑर्डर है ना भाई, उतने क्रॉस इतने का मैट्रिक्स बनाना है और AIJ आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप 3x4 का मैट्रिक्स चाहो तो बना लो। तो 3x4 में नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम कितने हैं 4 है, ठीक है। वैसे जेई में तो अपन लोग डायरेक्टली करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो 3x4 में नंबर ऑफ रो 3 आएंगे और कॉलम कितने आएंगे 4, जैसे कि A11, A12, A13 और ये हो जाएगा A14, हो गए 4 कॉलम। सेकेंड रो में A21, A22, A23 और ये हो जाएगा A24, है ना। और ये थर्ड रो हो जाएगी A31, A32, A33 और A34। बस थर्ड रो ही तक जाना है, आगे नहीं जाना। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई A11, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, यही से सॉल्यूशन चालू है ना। मैं काफी आराम से करा रहा हूँ सॉल्व, है ना। तो सॉल्यूशन यहीं से चालू है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई A11। तो A11 में i और j इक्वल हो गए। देखो जो i है वही j है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। तो i इक्वल टू j वाला कंसेप्ट है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, समझ गए ना। ये वाला लेंगे, इसमें i और j की प्लेस में 1 रखो, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, समझ गए, है ना। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो आपका A11 हो गया 3। अब हम क्या निकालेंगे, या चाहो तो पहले आप यही वाली वैल्यूज निकाल लो जिसमें i और j इक्वल है, एक साथ ये निकाल लो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन लाइन से निकालो, रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर आप ढूंढते फिरोगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ है। तो फिर अपन लोग A12 की निकाल लेते हैं। तो A12 में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा है बाद वाला, और पहले छोटा है j से, मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये नीचे वाला। तो इसमें i की प्लेस में हम 1 रख देंगे और j की प्लेस में कितना रख देंगे 2, क्योंकि A12 है और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो आपको ये मिल जाएगा 9। अच्छा, जहाँ पे समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट A13। तो 13 में आप लोग देखें आई जे, तो जे बड़ा है आई से, तो जे बड़ा है आई से मतलब अगेन यही वाला फंक्शन रिपीट होगा, मतलब हम ये फंक्शन लेंगे। तो इस फंक्शन में अपन लोग आई की प्लेस में रख देंगे 1 और जे की प्लेस में रख देंगे 3। 1 + 3 का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट 16 हो जाएगा। अगेन अब अपन लोग निकालेंगे A14। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो 1 और 4, तो 4 बड़ा है मतलब ए आई जे, तो जे बड़ा है आई से मतलब वही फंक्शन रहेगा अगेन। देखो इसमें जे बड़ा है ना आई से, या ये कह सकते हो आई छोटा है जे से, बात वही की है। इसमें आई की प्लेस में 1 और जे की प्लेस में 4 रखेंगे, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए, अब अपन लोग सेकंड रो पे आएंगे। A21, तो इसमें देख सकते हो आई जो है ना वो बड़ा हो गया जे से, तो आई ग्रेटर देन जे, तो कौन सा वाला फंक्शन होगा, ये वाला भाई, इसमें ये वाला आएगा क्योंकि इसमें आई जे से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो A21, तो आई के प्लेस में 2 रख दो और जे की प्लेस में 1, तो फाइनली आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 3। अब A21 हो गया। अब A22, तो A22 में देख सकते हो कि यहाँ पे i और j इक्वल है, तो i और j इक्वल है मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और इस फंक्शन में i की प्लेस में भी 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और j की प्लेस में भी 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 का 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट आते हैं A22 के बाद में A23। तो A23 में कौन बड़ा हो रहा है भाई, आई जे, तो जे वाला है आई से मतलब आई छोटा हो गया जे से, ये भी कह सकते हैं। तो आई लेस देन जे, ये वाला कंसेप्ट ट्रू हो रहा है, तो इसमें फंक्शन, इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे आई और जे की। तो आई के प्लेस में 2 और जे की प्लेस में 3, तो 3 + 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अपन आते हैं A23 के बाद में A24 पे, है ना। अब A24 में देख सकते हो ए आई जे, तो आई जो है ना वो जे से छोटा हो रहा है, मतलब यही वाला फंक्शन अगेन रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम आई की प्लेस में 2 रखेंगे और जे की प्लेस में 4, और 2 + 4 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट हो गए। अब अपन आते हैं थर्ड रो में। तो नेक्स्ट चीज मैं निकालूंगा भाई A31। A31, तो A31 में देख सकते हो ए आई जे, तो आई जो है ना वो बड़ा है जे से, तो आई ग्रेटर देन जे मतलब ये स्टार्टिंग वाला फंक्शन लगेगा। तो इस फंक्शन में हम आई की प्लेस में रख देंगे 3 और जे की प्लेस में कितना रख देंगे 1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 हो जाएगा। नेक्स्ट A32 निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट A31 के बाद A32। इसमें देख सकते हो ए आई जे, तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि आई जो है ना वो बड़ा है जे से, तो आई ग्रेटर देन जे, तो अगेन वही ऊपर वाला फंक्शन रिपीट होगा। इसमें आई की प्लेस में हम 3 रखेंगे और जे की प्लेस में रख देंगे 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट अगला एलिमेंट 32 के बाद आएगा A33। तो इसमें देख सकते हो आई और जे दोनों इक्वल है, मतलब इस बार ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। इसमें हम आई की प्लेस में रख देंगे 3, 9 2 18, और 18 और 9 होता है 27।
ठीक है, और लास्ट वाला एलिमेंट है A34, तो इसमें देख सकते हो AIJ, तो J बड़ा हो गया I से, मतलब I छोटा है J से, तो I लेस देन J, तो ये वाला फंक्शन आएगा इसमें। तो I की प्लेस में 3 और J की प्लेस में 4 रखेंगे, तो 3 + 4 का होल स्क्वायर यानी कि 49। बस अब आप यहाँ पर वैल्यूज रख दो सारे एलिमेंट की, तो आपका जो कैपिटल A है ना, वो क्या हो जाएगा A11 यानी कि 3, A12 यानी कि 9, A13 यानी 16 और A14 हो जाएगा 25। ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए, ये सेकंड रो के हैं, तो लाइन से लिख दो सेकंड रो में एलिमेंट 3, 12, 25 और 36, ये सेकंड रो के एलिमेंट हो गए। ये सारे थर्ड रो के एलिमेंट है, तो 8, 5, 27 और 49, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कहीं पे तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चन होते हैं जो कि ज्यादा सिंपल होते हैं इसके कंपैरिजन में। तो उनमें क्या होता है, सीधा सीधा दे देता है कि AIJ ये है, बस आप निकालो, तो उसमें आई ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं देता है, वो सीधा सीधा डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। तो जहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि IJ से बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है। लेकिन जब कुछ भी नहीं बोले क्वेश्चन में, इधर ये चीज नहीं दी हो, बस एक ही फंक्शन दिया हो, तो फिर तो डायरेक्टली उसी फंक्शन में बार बार आपको वैल्यू रखनी है I और J की, और डायरेक्टली मैट्रिक्स बन जाता है। तो वो सिंपल कैटेगरी के होते हैं। ठीक है ना, चलो भाई इसको लिख डालें। ऐसे तो साथ साथ में नोट नोट कर लिया होगा। देखो ये तो मतलब जो है, वैसे कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड एंड टफ नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ सर, 2 मिनट सर। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो में देख लिया करो, बोलो मत बीच में ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ, जब समझ में नहीं आए तब बोल दिया करो बस। ज्यादा जहाँ तुम्हें लगे नहीं ले जहाँ तुम्हें लगे कि नहीं देख पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेनी है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। मैं जो है एप्लीकेशन पे आप लोगों का जो है वो ग्रुप बना दूंगा, तो आप लोग जो है मतलब जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके रखना, वहीं पे वीडियो देखने लग जाएंगे, जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप रिवाइज भी कर सकते हो वहां से। ठीक है ना, सारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे वीडियो। चलो भाई नेक्स्ट, अगली जो थ्योरी है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हालांकि अपन लोग पहले से ही जानते हैं, जो अपन लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा, सॉरी डिटर्मिनेंट में पढ़ा ना, तो वो स्क्वायर ही थे सारे के सारे। डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि नंबर ऑफ रो इक्वल होता था नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो सारे स्क्वायर ही डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में होता है, लेकिन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है। तो स्क्वायर कब होगा मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है ना, तब अपन लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स। इतनी सी थ्योरी है, इससे में ही आप समझ जाओगे, ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आपका 2x2 का मैट्रिक्स स्क्वायर है, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, 3x3 का या 1x1 का भी लिख सकते हो, 4x4 का, 5x5 का, तो आप देख सकते हो इनमें सब में नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। ठीक है ना, या n×n का भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं कैपिटल A 3x3 का आपको बना के दिखा देता हूं, जैसे A11, A12, A13 है ना, A21, A22, A23 और A31, A32 और कितना भाई A33। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, जबकि पिछले वाले में देखो रो कितनी थी, 3 रोज थी और कॉलम कितने थे, 4 थे, तो इसमें इक्वल नहीं थे नंबर ऑफ रो, इक्वल नहीं थे नंबर ऑफ कॉलम के, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था अपन ने, है ना। तो अब अपन लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो ये वाले होते हैं डायगोनल, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो स्क्वायर में डायगोनल एलिमेंट की बातचीत भी होगी साथ साथ में। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है भाई, डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्वायर में वो होते हैं AI, मतलब I और J इक्वल हो जाते हैं, आप ये कहना चाह सकते, ये कह सकते हैं, या तो AII लिख दो या फिर क्या लिख दो AIJ और वेयर I इक्वल टू J, बात एक ही है। तो इससे अच्छा AII लिख दो ना, AII यानी कि A11, A22, A33 ये डायगोनल वाले होंगे। आपने से कोई जो कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी तो डायगोनल है, नहीं, मैट्रिक्स में अपन लोग इसको डायगोनल नहीं लेते, यही इकलौता डायगोनल होता है मैट्रिक्स में। ठीक है ना, इसको डायगोनल कभी भी अपन लोग एज्यूम नहीं करेंगे, ध्यान रखने वाली बात। तो नीचे वाला हटा देता हूँ,
तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इन ये वाले होते हैं, जिनमें आई और जे सेम होते हैं उनको ये अपन लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना, ये 3x3 में बता रहा हूँ, चाहो तो अपन n×n का भी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेस, अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस जो है ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेंगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ट्रेस जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड आउट की जा सकती है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकाली जा सकती है ट्रेस जो है, बाकी अदर मैट्रिक्स में नहीं निकाल सकते। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ट्रेस निकलती है और कहीं नहीं निकलती। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेस को अपन लोग जनरली ट्रेस ही लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रेस को अपन लोग जनरली क्या बोलेंगे? ट्रेस ही बोलेंगे, या टी आर ऑफ ए भी बोल देते हैं। तो जैसे कि आपका ये कैपिटल ए ऊपर वाले, तो इसका टी आर ऑफ ए कितना हो जाएगा? टी आर ऑफ ए का मतलब यही है कि कैपिटल ए का मैं ट्रेस निकाल रहा हूँ। ये होता है भाई सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल वाले जो एलिमेंट है ना उनको ऐड कर दो, सम ऑफ डायगोनल, आपको ट्रेस मिल जाएगी। तो जैसे कि ऊपर वाले में आपको ट्रेस निकालना है, तो A11 प्लस A22 प्लस A33 ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपन ट्रेस। अच्छा, और भी बहुत सारे एलिमेंट हुए तो सबके लिए ये फंडा टाइप का काम करेगा। इसी चीज को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, समीशन ऑफ आई इक्वल टू में 1 से लेके कहां तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है, और AI आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले ही मिलेगा। ठीक है ना। अगर यदि मान लो यही मैट्रिक्स n×n का होता, तो n×n का होता तो इसमें n डायगोनल होते, है ना। एलिमेंट कितने होते डायगोनल में? n एलिमेंट होते। तो n एलिमेंट होते तो हम उन सबको ऐड कर देते, फिर समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक जाता, क्योंकि ये भी तो ANN तक जा रहा होता है ना फिर उस केस में। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 3×3 का ही बना के समझा दिया, तो आपको इसमें भी क्लियर हो गया होगा सही से। ठीक है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत? अब कुछ ट्रेस में कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये और देख लेते हैं अपन लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेस के अंदर ही कुछ पॉइंट है अलग अलग, है ना। तो ट्रेस के अंदर क्या क्या पॉइंट है देखें आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेस के अंदर ही, ये जो टी आर ऑफ ए प्लस बी है ना, वो इक्वल होता है टी आर ऑफ ए प्लस टी आर ऑफ बी के। मतलब दो मैट्रिक्स अलग अलग है, और ध्यान रखना यहाँ पे ए और बी जो होंगे ना, उनके जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे, ये ध्यान रखना। चलो उसकी बातचीत तो अपन लोग आगे चल के करेंगे, अभी तो ये ध्यान रखो कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है ना, वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के। सेकंड चीज यहाँ पर ये है कि ट्रेस ऑफ के इंटू ए जो है ना, वो इक्वल होता है के इंटू में ट्रेस ऑफ ए के। और जो थर्ड चीज है वो ये है कि ट्रेस ऑफ जो ए बी होगा ना, वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ डी ए के। अब आप सोचेंगे सर ये सारी की सारी तो ऐसी लग रही है कि जो मैं पहले से ही पता हूँ, सर इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स इतना भी सिंपल नहीं है कि हर एक चीज यहाँ पे डायरेक्टली काम कर जाए। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है ना जो आगे चल के आपको समझ में आएंगी कि ये क्यों लिखवाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी नहीं। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, आप नहीं भी लिखवाते तो भी हम कर लेते। ठीक है ना, सर हम जानते तो है कि ए बी और बी ए सेम होता है ना, जानते हो। लेकिन मैट्रिक्स में कहानियां थोड़ी सी अलग है। जब मैं आगे चल को आपको प्रोडक्ट और एडिशन ये सारी चीजें बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में ज्यादा टिपिकल नहीं है, मतलब ये वाला स्केलर मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये थोड़ा सा जो है कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जो एल्जेब्रिक में होते हैं ना वो वाले फॉलो नहीं बस करता। 1 मिनट ठीक सर वो सबमिशन नीचे क्या लिखा हुआ है? है, ए आई आई, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 2 3 AII। इसी को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, दिख ही रहा है ना वो तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी है
थ्योरी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो तो सिंपल होते हैं, लेकिन थ्योरी टफ होती है इस चैप्टर। क्यों टफ होती है? क्योंकि ये एल्जेब्रिक जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कहीं कहीं पे वो फॉलो नहीं करती उनको। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो है ना वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज को कहीं कहीं पे फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये थोड़ा सा चैप्टर टिपिकल होता है थ्योरी के मामले में। चलो आगे देखें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं इसके। क्वेश्चंस के हिसाब से अगर यदि इस चैप्टर को आप डिसाइड करोगे तो आपको काफी सिंपल चैप्टर लगेगा, क्योंकि डाउट काफी कम आते हैं इधर, बस थ्योरी परफेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो देखें नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर फंक्शन। हम यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को क्लासिफाइड करने वाले हैं ना भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर फंक्शन। अब स्क्वायर फंक्शन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं देखें आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे हम लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर फंक्शन नहीं सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स, दिमाग में स्क्वायर आ गया, फंक्शन लिख दिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, तो फंक्शन फंक्शन चलता रहता है ना दिमाग में इसलिए। और तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इधर आएगा हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना उनके अंदर ही और भी कहानियां हैं, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज का और ध्यान रखना भाई, ये जो चीजें नीचे भी निकलेंगी ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से निकल रही है, इट मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है ये चीजें। अगर कोई और मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर नहीं है मैट्रिक्स, मान लो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, तो फिर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं वहां पे। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो ट्रायंगुलर नहीं बनेगा, और मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल भी नहीं बनेगा। ये वाली बात ध्यान में रखना। तो ये चीजें तभी होंगी जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, तो उसके अंदर ही कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जिससे हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। अच्छा, डायगोनल के क्या जीरो हो सकते हैं? बिल्कुल, डायगोनल के जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों चीजें। लेकिन कम से कम किसी मैट्रिक्स को डायगोनल होने के लिए जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो तो जीरो होने ही होने पड़ेंगे। मतलब ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा और आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा। बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है, ये आपको टफ लग रही होगी, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सी और बाकी के एलिमेंट लिख दिए मैंने 0 0 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल के एलिमेंट जो है ना वो उनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो तो जीरो होने ही होने चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। और आई डज नॉट इक्वल टू जे मैंने क्यों लिखा भाई? क्योंकि आपने खुद देखा था कि आई इक्वल टू जे होने पे आपको डायगोनल वाले एलिमेंट मिलते हैं, और डायगोनल वाले एलिमेंट मेरे को जीरो थोड़ी ना करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आई डज नॉट इक्वल टू जे कर दिया। मतलब A11 जीरो नहीं होगा क्योंकि आई और जे इक्वल नहीं होंगे, तो A11 तभी तो मिलेगा जब आई और जे सेम होंगे, ठीक है ना। A22 कब मिलेगा? जब आई और जे सेम होंगे, तो मैंने मना ही कर दिया। तो यहाँ पे A22 नहीं आ सकता, A33 नहीं आ सकता। तो इन तीनों की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, इस थ्योरी का कहने का मतलब ये है। लेकिन ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में, आप लोग जो है सिंपल एग्जांपल से समझो, आपको बहुत इजी लगेगा कि डायगोनल के जो एलिमेंट है ना उनके अलावा बाकी के सारे जीरो होने चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि मान लो अगर यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं 0 BC, है ना, और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 है, तो क्या ये डायगोनल वाला एलिमेंट होगा? मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? तो हाँ भाई, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन बस कम से कम ये कंडीशन होती है यहाँ पे कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। अगर डायगोनल का कुछ पार्ट जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो ये भी डायगोनल होगा और ये भी डायगोनल होगा, लेकिन कम से कम ये इतने जीरो तो होने ही चाहिए। ज्यादा और हो गए डायगोनल के अंदर से तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्या ये थ्योरी क्लियर हो गई? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की थ्योरी। तो आप इसको क्या लिखेंगे? या तो आप एग्जांपल लिख डालो, या आप इसी चीज को शुद्ध हिंदी में लिख डालो। मतलब शुद्ध इंग्लिश में क्या लिखोगे? ऑल एलिमेंट, मतलब एटलीस्ट ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। कम से कम हमको डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो तो जीरो चाहिए ही चाहिए, कहने का मतलब ये है। ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, एटलीस्ट कम से कम इतनी कंडीशन तो होनी चाहिए। हाँ, डायगोनल का खुद एलिमेंट कोई जीरो हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो डायगोनल ही रहे, ठीक है।
तो या तो आप एग्जाम्पल लिख डालो या आप इसी को इंग्लिश में लिख दो भाई, शुद्ध इंग्लिश में। तो क्या बोलेंगे हम, एट लीस्ट, है ना, ऑल एलिमेंट 0 एक्सेप्ट डायगोनल। कम से कम इतना तो मेरे को चाहिए, है ना, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे भाई, है ना। अब इसके अंदर से फिर से कुछ कहानियां निकलती हैं। एक कहानी निकलती है भाई, एक क्या, उसी के अंदर से कहानी निकलेगी भाई, स्केलर। क्या निकलेगी भाई उसी के अंदर से एक कहानी, स्केलर। और एक क्या निकलेगी भाई, यूनिट। ये दो कहानियां यहाँ से राइज होती हैं आगे। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है भाई यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट जो है ना, ये बड़े काम का है। ये इसी के अंदर से दो चीजें और निकलती है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऑल एलिमेंट सेम होते हैं, है ना। तो ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर सेम। तो जो डायगोनल के सारे एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होना ही चाहिए, तो डायगोनल के अंदर से ये दो चीजें राइज हुई। अब डायगोनल में ही आपके अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं स्केलर। तो इसका एग्जांपल लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि के लिख दिया मैंने, इधर 0 0 0 है, इधर भी 0 0 0 है, तो इसको हम बोलेंगे क्या भाई, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। दूसरा होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट में क्या होता है भाई, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ना, वो 1 होंगे। जैसे 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिट। 3 क्रॉस 3 में बता रहा हूँ, ये 4 क्रॉस 4 में भी बनेगा, 2 क्रॉस 2 में भी। तो डायगोनल में 1 चलते चले जाएंगे, बाकी सारे 0 करते जाना, चाहे 4 क्रॉस 4 का हो या 5 क्रॉस 5 का हो या 2 क्रॉस 2 का हो। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। और बड़े काम की चीज है ये, ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये बड़े काम की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह पूरे चैप्टर में भटकता रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल की कहानी खत्म हो गई यहीं पे, है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसमें अपन लोग थोड़ा नंबर ऑफ जीरोस की भी बातचीत करेंगे। तो देखते हैं आज बात कर पाते हैं या फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, है ना। एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर क्या है, जैसे 3 क्रॉस 3 का ही बना रहा हूं मैं डायग्राम, है ना। जैसे ए बी सी डी ई एफ और बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए क्या होगा, तो जो अपर वाला ट्रायंगुलर है वो बनना चाहिए, इसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 होंगे। तो एग्जांपल से समझो, ज्यादा इजी लगेगा, इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनमें से कोई एलिमेंट 0 हो गया तो क्या वो अपर ट्रायंगुलर रहेगा, बिल्कुल। जैसे डायगोनल में थ्योरी थी वैसे ही इसकी है, लेकिन कम से कम ये 3 तो 0 होने ही होने चाहिए, है ना। इसके अलावा और कोई ऊपर वाले एलिमेंट में से कोई 0 हो गया तब भी वो जो रहेगा वो अपर ट्रायंगुलर ही रहेगा। इसके बाद में लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ सर एलिमेंट अपर वाले भी अगर सारे 0 होंगे तो भी तो उसको ले सकते हैं ना ट्रायंगुलर में। हाँ, तो भी बोलेंगे अपन लोग, हाँ तो भी बोलेंगे अपन लोग। जैसे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, डायगोनल, हाँ, जो डायगोनल होता है ना वो अपर भी होता है और लोअर भी होता है, अपर एंड लोअर बोथ। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना अपना, वो अपर भी होता है और लोअर भी होता है, बोथ, अपर एंड लोअर बोथ। जैसे कि यही वाला देख लो आप लोग, यही लिखा हुआ है डायगोनल में, यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो डायगोनल के अंदर ही आता है ना। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर भी बन रहा है और अपर ट्रायंगुलर भी बन रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अपर ट्रायंगुलर भी है और ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। सारे के सारे 0 हो जाए तब भी वही कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो सारे के सारे 0 में अपन लोग कोई बातचीत करते नहीं है, ठीक है। और ये तो सिर्फ पता, मैं बता दूं, ये बेसिक ज्ञान के क्वेश्चन है भाई, इनसे थोड़ी ना कोई क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है ना। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाला एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है।
वो थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या थोड़ा अलग मैथमेटिक्स से सॉल्व होता है, वो अपन लोगों को पढ़ना है। पहले मैं टाइम देख लूँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इतने में। तो भाई लोगों इतने में वो जीरोस वाली थ्योरी नहीं हो पाएगी आज हमारे पास जितना टाइम है। तो आज अपन लोग यहीं पे इस चैप्टर को लटकाते हैं, है ना। फिर उसके आगे अपन लोग जो है वो कल पढ़ेंगे, और कल मैं थोड़े से जो है ज्यादा लेक्चर लेने के मूड में हूँ, ठीक है ना। आज तो इतने ही, आज फ्राइडे भी है, ठीक। तो इसका रिवाइज करो, रिवीजन ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा मांगेगा क्योंकि इसकी थ्योरी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए डेली रजिस्टर पढ़ते रहना और डिटर्मिनेंट निपटाओ। कल मैं उसके डाउट कराने वाला हूँ भाई, है ना। और कल लास्ट डे है आप लोगों के पास, अगर आप कल नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में डाउट नहीं होंगे डिटर्मिनेंट पूरा करना। PYQ तक, लेवल 1 लेवल 2 PYQ सब कुछ, ठीक। चलो मैं क्लोज कर रहा हूँ लेक्चर।